गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपके 12th क्लास बायोलॉजी के एट्थ चैप्टर का 4th लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा था, प्रतिजन के अणु के बारे में पढ़ा था। आज हम सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चलिए। एक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम। जब हमारे शरीर में स्वयं से ही एंटीबॉडी किसी रोगजनक के प्रति बनती है तो उसे क्या बोलते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। जब हमारे शरीर में स्वयं से ही एंटीबॉडी क्या हो जाती है? बन जाती है। जैसे आपको जुकाम होता है, जुकाम आपका क्या होता है, एक हफ्ते या 3 दिन में, 4 दिन में क्या होता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक, तो उसके लिए क्या होती है, अपने आप ही उस वायरस के लिए अपने आप ही अपने शरीर में क्या होती है, एंटीबॉडी बन जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या होती है? धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में क्या करती है? समय लेती है। दूसरा है आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। जब किसी रोगजनक के जनक को एंटीबॉडी बाहर से, जैसे आप इंजेक्शन बाहर से देते हो, एंटीबॉडी दवा बाहर से देते हो, ठीक है ना, आपको बुखार आता है, आपको कोई दूसरा रोग होता है तो आप बाहर से लेते हो, तो कैसी होती है? आपकी निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होती है। इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। दुग्ध श्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां के द्वारा स्रावित पीले से तरल पीयूष में प्रतिरक्षी IgA, इम्यूनोग्लोबिन A की प्रचुरता होती है, जो शिशु की रक्षा करता है। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र के क्या है? उदाहरण है। चलिए अब देखते हैं टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण क्या होता है। टीकाकरण आप लोग सबको पता है। टीकाकरण में प्रतिरक्षीकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति गुण पर क्या होता है? आधारित है। टीकाकरण में रोगजनक की प्रतिजनित प्रोटीन को निर्मित शरीर में प्रवेश कराया जाता है और इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजन्य कारकों को निष्क्रिय बना देती है। यानी आपको जब इंजेक्शन लगता है तो क्या करते हैं, आप इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। यानी जो रोगजनक कारक होते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, टीका लगने के बाद क्या करते हैं, ये टीका लगने के पश्चात ये रोगजनक जो कारक होते हैं वो क्या करते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, तभी तो आप ठीक हो जाते हैं। टीका स्मृति T कोशिका और B कोशिका बनाते हैं, जो परिप्रतिजन प्रभावन होने पर क्या, रोगजनक को जल्दी से जल्दी पहचान लेती है, यानी दोबारा आक्रमण होने पर, और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को क्या करती है? हरा देती है। हमलावर का मतलब जो आपके बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया आपके शरीर पर या वायरस आपके शरीर पर क्या किए हैं? हमला कर दिए हैं, उनको क्या करती? हरा देती है। सांप के काटे जाने के मामलों में भी रोगी को सुई लगाई जाती है और उसमें सर्प जीविस के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं। इस प्रकार का प्रतिरक्षाकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षाकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? पर्यावरण, आप कभी कभी देखते होंगे आपकी त्वचा पे रेड स्पॉट हो जाते हैं, कभी धूल में जाते हैं तो छींक आने लगती है, कभी त्वचा रैशिस हो जाती है, तो ये सब क्या है? एलर्जी है। ठीक है ना। तो पर्यावरण में मौजूद प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की जो अतिरंजित अनुक्रिया क्या होती है, वो क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है। पर्यावरण में मौजूद प्रतिजनों के प्रति जो प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है? एलर्जी। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? एलर्जन कहलाते हैं। जिनके प्रति प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है वो क्या कहलाते हैं? एलर्जन। इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षा IgE प्रकार की होती हैं। एलर्जन के सामान्य उदाहरण धूल में चिचड़ी और पराग आदि हैं। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक, सांस लेने में कठिनाई भी शामिल होती है। यानी एलर्जी प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड जैसे औषधि के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण को जल्द ही क्या होते हैं? हम घटा सकते हैं। भारतवर्ष के महानगरों के ज्यादा से ज्यादा बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील के कारण एलर्जी और दमा से क्या है? पीड़ित रहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्वप्रतिरक्षा क्या होती है। रोग कारकों के समान हमारा शरीर एंटीबॉडी उत्पन्न कर लेता है, तब रोग क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। हमारा शरीर क्या करता है? एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, जिसके कारण रोग क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। लेकिन
उनकी कुछ एंटीबॉडी हमारे शरीर में पड़ी रह जाती है, जिसके कारण हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप ही ऊपर हमला कर देता है। यानी इतनी कोई कुछ एंटीबॉडी क्या होती है हमारे शरीर में बची रह जाती है, और वही एंटीबॉडी हमारे शरीर के लिए क्या होती है, घातक हो जाती है। यानी अपने ऊपर ही क्या करती है, हम अपने खुद के शरीर के ऊपर हमला कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। और इस प्रकार यह शरीर के कुछ कमजोर अंगों को क्या करती है, नष्ट कर देती है, जिसके कारण स्व प्रतिरक्षा रोग उत्पन्न हो जाता है। आपने सुना होगा घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है, या क्या है, एक प्रकार का स्व प्रतिरक्षा रोग ही है। अपनी खुद की एंटीबॉडी अपने खुद के शरीर पर क्या करती है, हमला कर देती है, जिसके कारण बहुत सारे रोग हो जाते हैं। हमारे समाज में बहुत से लोग को आमवती संधि शोध से प्रभावित है, जिसे हम स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। यानी जोड़ों में जो दर्द होता है वो स्व प्रतिरक्षा रोग का ही क्या है, उदाहरण है। चलिए अगला है आपका टॉपिक, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिका भंग, ऊतक कोशिका, घुलनशील अणु शामिल हैं। प्रतिरक्षा तंत्र, एलर्जी प्रतिक्रिया, स्व प्रतिरक्षा रोग और अंग प्रतिरोपण। अंग प्रतिरोपण मैंने बताया था ना, जैसे किडनी दूसरे के में लगाना, मतलब हमने जो लगाते हैं किडनी फेल हुई, स्व प्रतिरक्षा रोग आप लोग समझ रहे हैं। एलर्जी प्रतिक्रिया भी मैंने बताई, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब चलिए देखते हैं लसिका भंग क्या होते हैं। यही वे अंग है जिनमें लसिकाणु की उत्पत्ति होती है। अस्थिमज्जा और थाइमस जैसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं, जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होते हैं। परिपक्वन के बाद लसिकाणु लसिका ग्रंथियों के लिए प्लीहा और ट्रांसलो के क्षुद्रांत के पेयर पैचों और अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। अस्थिमज्जा लसिकाभ अंग है, जहां मुख्य लसिकाभ अंग है। अस्थिमज्जा जो है वो मुख्य लसिकाभ अंग है, जहां लसिकाणु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। थाइमक एक इस सपाली लोब्ड अंग है, जो हृदय के पास उरोस्थ के नीचे क्या होता है, स्थित होता है। और जन्म के समय थाइमस काफी बड़ी होती है, और लेकिन बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का आकार क्या होता है, घटता रहता है, और न्यूनारंभ आने पर यह बहुत छोटे आकार का हो जाता है। चलिए अस्थिमज्जा क्या होती है देखते हैं। थाइमस दोनों ही टी लसिकाणु के परिपक्वन और परिवर्धन का कार्य करते हैं। प्लीहा सेम के आकार का बड़ा अंग है, जो मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु का क्या करते हैं, भक्षकाणु होते हैं। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्यंदक के रूप में कार्य करते हैं। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। चलिए लसिका ग्रंथियां क्या होती हैं। लसिका ग्रंथियां छोटी स्रोत संरचना होती है, जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित हैं, जो सूक्ष्म जीव लसिका और तरल ऊतक में आ जाती हैं। लसिका ग्रंथियों को उनको फांस लेती हैं। लसिकाणु प्रमुख पथों जैसे श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पथ के स्तरों के भीतर लसिकाभ ऊतक पर स्थित होता है, जो माल्ट म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, माल्ट श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक कहलाते हैं। यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग 50% है। चलिए अब एड्स देखते हैं। एड्स रोग बच्चों, एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम है। यानी उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा में कमी, उसका ऐसा इसलिए इसका नाम रखा है। उपार्जित प्रतिरक्षा में कमी दर्शाता हुआ है, ये रोग के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है कि प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है, और न्यूनता का कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला और लगभग 25 वर्षों से सारे विश्व में फैल गया। इस रोग में 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और एड्स एक विषाणु रोग है, जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होती है। HIV विषाणुओं को उस समूह में आता है जिसे पष्ट विषाणु या रेट्रोवायरस कहते हैं। रेट्रोवायरस को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण है। क्योंकि इसमें रेट्रोवायरस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता है। HIV का संक्रमण निम्नलिखित से होता है: संक्रमित व्यक्ति के यौन संबंध से, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों से, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, संक्रमित मां के अपरा द्वारा बच्चे में,
HIV एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क आने से होता है या केवल शरीर में स्रवित द्रव्यों से फैलता है? संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है और यह अवधि कुछ महीनों से लेकर, बच्चों जो एड्स का लक्षण होता है वो कुछ महीनों से लेकर 5 से 10 वर्ष तक हो सकता है। ठीक, चलिए अब इसकी संक्रमण विधि हम कल पढ़ाएंगे आपको। संक्रमण और किस तरीके से ये हमारे ऊपर हमला करता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।